So this is these first shift 3rd September. Question is, Nevostrol will give which of the following reactions? चलो अब वो नेवोस्ट्रॉल का फॉर्मूला देखें तो हमें पता लगे। तो इसको खास अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें फिनोलिक ग्रुप है, अल्कोहल है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट ब्रोमीन वाटर बिल्कुल पॉजिटिव होगा, अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड है। ल्यूकास टेस्ट बढ़ते हैं, ल्यूकास टेस्ट देखो बिल्कुल पॉजिटिव होगा और इंस्टेंट टर्बिडिटी भी आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूट्रल FeCl3 वी ऑल नो इट्स अ टेस्ट ऑफ इनॉल, तो देखो फिनॉल था वहां, तो आंसर तो बच्चों अपना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही, इनमें से तो तीनों टेस्ट दे रहे। तो अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। आइडोफॉर्म टेस्ट है ये, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, COCH3 ग्रुप, या वो ग्रुप्स जो ऑक्सीडाइज, वो अल्कोहल्स जो ऑक्सीडाइज होने पे COCH3 बना लें। तो वो देखो यहाँ पे किसी में भी नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा COCH3 ग्रुप नहीं दिख रहा, या कोई अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके जो COCH3 बना ले नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा, इसके कारण सेकेंड चॉइस नहीं हो पाएगी। तो ये हल्का सा मिसप्रिंट है बच्चों, HCN होगा ये। तो HCN याद करो, साइनोहाइड्रिन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बनते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड तो वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ इनॉल है, इनॉल है, थोड़ा टॉटोमराइज करेगा, ठीक है, बट जो परसेंटेज होगा टॉटोमराइजेशन से जो कीटो बनेगा दैट विल बी वेरी लेस, 0.001% के आसपास होगा, मेनली फिनॉलिक ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कीटो होगा, तो चलो मैं HCN का पॉजिटिव अगर मान भी लूं, ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो इस चॉइस को होने नहीं देगा ना, आइडोफॉर्म टेस्ट फिर से इस टेस्ट चॉइस को नहीं होने देगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट। समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? देखो सबसे पहले बहुत लोग ये गलती करके आए होंगे कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला आंख बंद करके टिक कर दो, क्योंकि बाकी सब ये sp3 वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकते। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में से आता है बच्चों कि जब sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अगर निकाला जाए तो जो कार्बन आयन बने वो अगर दो -m से स्टेबलाइज हो रहा हो तो वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, और इवन कुछ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। हालांकि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं ना, ट्रिपली बॉन्डेड से भी और sp3 वालों से तो होते ही हैं। तो यहां पे वो एक्सेप्शनल बात लगाओ कि कार्बन आयन अगर दो -m से स्टेबलाइज हो रहा है तो वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब यहां का कार्बन आयन अगर हम बनाएं CH -m से स्टेबलाइज हो रहा है दो, ठीक है, ये -m से स्टेबलाइज हो रहा है ईथर का, एस्टर का -m, साइनाइड नाइट्राइल्स का -m। अब बताओ ये OCOR है, इसका तो सिर्फ -I लग पाएगा, ठीक है, कार्बन आयन जब बनेगा सिर्फ -I ही लग पाया, -I लग पाया तो उतना। अब तुम कहोगे +m भी लगेगा, अरे भैया +m के लिए कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए,
प्लस एम इसका तब लगता जब यहाँ कार्बोकेटायन होता। ये बहुत मेजर मिस्टेक है ऑर्गेनिक में, बहुत इफेक्ट्स आंख बंद करके लगाते हो। चलो खैर, यहाँ 2 माइनस आई, यहाँ 2 माइनस एम, यहाँ 2 माइनस एम स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस आई वाला हटा दें, ट्रिपली बॉन्डेड वाला इसलिए हटा दें क्योंकि हमें ऐसा कार्बन आयन मिल गया जो स्टेबलाइज हो रहा है 2 ग्रुप्स के माइनस एम से। तो ये और ये, अब माइनस एम का ऑर्डर लगा दो बच्चों, जिससे इन दोनों का माइनस एम इस दोनों के माइनस एम से ज़्यादा होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ गया? Which method is used for separating glycerol from spent lye in soap industry? चलो देखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग एट मच हायर टेम्परेचर, और फिर कंडेंसेशन, हीटिंग, कंडेंसेशन, इस तरीके से, ठीक है। अब इतना हीटिंग अबव बॉइलिंग पॉइंट, वन ऑफ द, तो अब इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो उसके डिकम्पोजिशन का डर रहता है हाई टेम्परेचर पे हीट करके, ठीक है, तो इसलिए सूटेबल नहीं है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमें पता ही है, कोल का करते हैं, कोक का करते हैं, तो उसमें सॉलिड को हीट किया जाता है और जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो तो कार्बन के लिए होता है, कोक के लिए, कोल के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन हमें पता है कि वाटर के प्रेजेंस में, अगर वाटर में कोई इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट होता है, याद करो कि जैसे बेंजीन, ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक बेंजीन, टोल्यूइन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, तो वो उनका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी, वेपर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता था, तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लोअर हो जाता था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर के हेल्प से उसको सेपरेट करते थे, तो वाटर की हेल्प से। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्पेंट लाए और ग्लिसरॉल में करना है। तो अब रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन होता है इसका, कैसे? वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं इसे। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा रिड्यूस प्रेशर पे लो टेम्परेचर पर ही बॉयल ऑफ होने लगते हैं सब्सटेंसेस, तो हमारा वो जो डिकम्पोजिशन का डर था ना वो ख़त्म हो जाता है। जो इसमें डर था ना हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कि डिकम्पोज कर जाएगा हाई टेम्परेचर, तो ये लो टेम्परेचर पे ही, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस कर दिया ना, तो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is most reactive towards nucleophilic addition? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं बच्चों, एक तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ से ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंसेस ना आए। तो ये बहुत हिंडर्ड है बच्चों, बहुत हिंडर्ड, एक रिंग है, हिंडर्ड है बहुत, ठीक है। इसमें बताओ, हिंड्रेंस है नहीं, रिंग है नहीं तो हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। 2 का प्लस आई इसके डेल पॉजिटिव को काफ़ी कम कर देगा, डेल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ बताओ 1 का ही प्लस आई लगा तो डेल पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस और कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, 2 रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया। अन, निल, एनियम। अन मीन्स 1, निल मीन्स 0, एन मीन्स 9, IUM हम लगाते ही हैं 109। नंबर ऑफ, ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से वाटर जब निकलता है तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, और अगर एक फॉस्फोरिक एसिड से या एक किसी भी एसिड से वाटर निकलता है तो मेटाफॉस्फोरिक बनता था। याद करो, H3PO4 के एक मॉलिक्यूल से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और अगर 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकालूं तो देखो H3PO4 प्लस H3PO4 माइनस वाटर, तो H4P2O7।
अब देखो अगले पेज पे ये दिखाया हुआ है, ये H3PO4 हो गया बच्चों, ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। और ये निकल गया बच्चों वाटर। तो अपना POP बॉन्ड्स आ गए, दो P डबल बॉन्ड O आ गए, एक POP आ गया और PO बॉन्ड्स आ गए। काउंट कर लेंगे, अभी चॉइसेस देखते हैं। चलो, नंबर ऑफ POP 1, तो थर्ड तो रूल आउट कर देते हैं। नंबर ऑफ POH, नंबर ऑफ POH गिन लो बच्चों, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O भी ये देखो 1 2 2 है। क्लियर है? चलो देखो, 4 gases अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हैव KH वैल्यूज। ये हेनरी कांस्टेंट वैल्यूज हैं बच्चों, 50 20 2 × 10⁻³ किलो बार में है। तो अब ये बताओ, अगर हम यूनिट्स देखें हेनरीज कांस्टेंट की, तो ये पता लगता है कि हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट किलो बार में अगर है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो उसको मैंने फिर मोल फ्रैक्शन ले लिया। मतलब, और ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है? सपोज करो यहाँ गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर है और उसमें कुछ मोल्स गैस के डिसॉल्व होंगे। यही कहता था हेनरीज लॉ कि पार्शियल प्रेशर गैस का बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बताओ, पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा, अगर एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज करो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, तो ये बताओ पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। चलो ठीक है, ये बात ठीक है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए अगर हेनरीज कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अगर अलग अलग गैस, एक गैस के लिए तो कांस्टेंट है ना, अलग अलग गैसेस के तो वेरिएबल के लिए तो वेरिएबल है, तो जिस गैस का ये ज़्यादा होगा फॉर अ गिवन P डैश, जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अलग अलग गैसेस के लिए अगर P डैश सेम है तो ये बताओ KH इंटू सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ये कांस्टेंट हो गया। वही पार्शियल प्रेशर चार अलग अलग गैसेस का मैंने कुछ मेंटेन कर रखा है, तो ये बताओ सेम मेंटेन कर रखा है चारों गैसेस का, तो ये बताओ हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ये चीज कम होगी। तो अब देखो सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी होगी, ये बताओ, जिसका हेनरीज कांस्टेंट सबसे कम होगा। तो डेल्टा विल बी द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो गामा के अब ये बताओ, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। यहां अच्छा क्वेश्चन बनाया, मोलैलिटी इज 55.5, ठीक है। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमें निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन, तो इसको मैं 1 kg एज्यूम कर रहा हूं वाटर को, तो 1000 ग्राम हो गया, 1000/18 मोल्स हो गए, और सॉल्यूट के मोल्स 55.55 हो गए। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 55.55 अपॉन 55.55 प्लस 1000/18, ये भी याद करो वही आता है। तो मोल फ्रैक्शन अपना 1/2 आया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा दम। प्रेशर ऑफ गामा इन 55.5 मोलर सॉल्यूशन इज 1 बार। चलो प्रेशर इज इक्वल टू, इसके लिए KH की वैल्यू गामा के लिए बताओ, 2 × 10⁻³ × 10⁻³ किलो में है ना, तो बार में कन्वर्ट कर लिया, इंटू हाफ। तो ये बताओ ये वैल्यू 1 बार आ गई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। ऐसे बच्चों आप KH की वैल्यूज रखते जाओ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालते जाओ,
मोलालिटी बार बार अगर ये है तो बार बार मोल फ्रैक्शन आपका हाफ लेते जाओ। तो आप देखोगे तो बीटा के लिए आप देखोगे, बीटा के लिए अपना 20 इंटू 1000 KH हो गया इंटू हाफ, तो बताओ ये तो 10,000 हो गया। तो ये तो नहीं आ रहा। फोर्थ के लिए देख लो, डेल्टा आपका 2000 बार हो गया KH, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 2000 इंटू मोल फ्रैक्शन हाफ, 1000 आ रहा है ना। तो डेल्टा के लिए अगर तुम P डैश निकालो तो हेनरीज कांस्टेंट डेल्टा के लिए क्या पुट करोगे 2000 बार में, और मोल फ्रैक्शन बार बार हाफ है तो 1000 बार। तो ऐसे करोगे तो देखोगे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। When helium gas balloon explode, this process is, अच्छा चलो ये देखो कि ये सडन एक्सपेंशन है, सडन एक्सपेंशन, और अगेंस्ट पी एक्सटर्नल ज़ीरो भी नहीं है कि फ्री एक्सपेंशन बोल दे इसे। सडन प्रोसेस जनरली एडियाबैटिक होती है, और क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्लियर है? Conductance of NaCl and BaSO4 is C1 and C2 at temperature T2. Which of the following is correct? चलो देखते हैं। ये बताओ, ये तो मेरे को सीधे सीधे पीपीटी दिख रहा है, तो कंडक्टिविटी यहाँ तो बहुत ही ना के बराबर वाटर के जो आयंस मिलेंगे, वाटर से आयंस मिलते कहाँ हैं, तो कंडक्टिविटी ना के बराबर होगी, ठीक है। जबकि NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा पूरा सॉल्यूबल होगा, पूरा आयंस में होगा। तो ये बताओ C1 विल बी मच ग्रेटर देन C2, ये गलत हो गया। C2 विल बी मच ग्रेटर देन C1, गलत हो गया। चलो अब ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो T1 और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये बताओ T2 अगर बड़ा है T1 से, तो कोई भी अगर गिवन कंडक्टेंस की बात करें, चाहे C1 की बात करें चाहे C2 की बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टेंस बढ़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो टेम्परेचर अगर T2 ज़्यादा है T1 से, तो ये वाला कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये तो गलत हो गया। In 0.1 mole fraction glucose, find percent W by W of water in the sample. चलो 0.1 is equal to moles of glucose upon moles of glucose plus moles of water. Let it be 1. Let's fix moles of glucose as 0.1. So moles of water will be 0.9. Find mass of glucose will be 0.1 into 180, that is 18 gram. Mass of water will be 0.9 into 18 gram. अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सैंपल। तो ये बताओ परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया। मास ऑफ वाटर 18 इंटू 0.9 अपॉन टोटल मास 18 इंटू 0.9 प्लस 18, तो ये आपका 18 इंटू 0.9 अपॉन 18 इंटू 1.9, और परसेंटेज में चल रहे हैं तो इंटू 100 करते चले, तो ये आपका 90 बाय 1.9 अप्रॉक्सीमेटली 47.37। नियरेस्ट इंटीजर में आज बच्चों आंसर 47 हो जाएगा, इसे काट दो। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर राउंड ऑफ करके 47 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
अ बीम ऑफ लाइट इज, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब लगा दिया, पढ़ते हैं। मेटल पे एक बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल सोडियम पे, जिसका वर्क फंक्शन पता है, टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। अच्छा ये बताओ, ये अपना स्टैंडर्ड है, ये अपना इनसॉल्यूबल है लेकिन स्टैंडर्ड है, 1 मोलर है ना, तो इधर EOP 0, इधर ERP 0, ERP 0 नहीं सॉरी, इसके लिए ERP कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो इनसॉल्यूबल के लिए ERP का फॉर्मूला लगाते हैं, E0RP प्लस 0.059 अपॉन 1 लॉग, इसका डेरिवेशन करते हैं ना, डेल्टा G0 से पूरा डेरिवेशन करा जाता है इसका, तो ये आ जाता है, जिसको हम KSP वगैरह इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे हम, खैर फ़िलहाल तो मैंने कुछ नहीं करा, ये नर्स्ट इक्वेशन लगा दिया। अब E0RP आपको 0.22 दिया है और ये कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 दी है, तो बताओ ERP आपका ये आ गया और EOP आपका इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है, EOP 0 होगा, तो बताओ E सेल 0.22 वोल्ट्स होगा। इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ कि अब अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट यूज करने हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एच म्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी, और इसको हम EV0 लिख सकते हैं, जिसमें V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। कौन सा पोटेंशियल होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अपना जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन है सोडियम मेटल का वो 2.5 EV है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन अगर 2.5 EV है तो यहाँ वर्क फंक्शन को, काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हमने क्या लिखा? स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने इसको EV0 लिख दिया, और ये पोटेंशियल कौन सा आ गया था? 0.22। तो ये तो वोल्ट्स में आया था, एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों? 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर 0.22 था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV0 करके ये आ गया। अब बताओ एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बच्चों सोडियम का 2.5 है और प्लस 0.22 2.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने अभी तक निकाली। हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन ओनली। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इफ सेम लाइट, ओके, एच म्यू जो अभी निकाला वो सेम रहने वाला है। चलो वर्क फंक्शन डिफरेंट है क्योंकि पोटेशियम मेटल है, एज वी नो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो वो कम भी दिखा रहा है। देखो 2.5 से वर्क फंक्शन 2.3 हो गया। टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम सेल इज यूज्ड, देन सॉल्यूशन इज, देन pH ऑफ द सॉल्यूशन इज होगा बेटा, आई गेस लेट्स सी pH ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं कि वही फोटोन जब यूज करें हम इस पोटेशियम पर तो कितना ये pH सेम सेल यूज करें, बस ये चीज वेरिएबल कर दे, इसको यही लेते हैं 1 मोलर। चलो दोबारा से 2.72 इज इक्वल टू, अब लिख रहे हैं बच्चों पोटेशियम के लिए ये चीज 2.3 प्लस EV0
तो 0.42 इज इक्वल टू EV0। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अपना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.42 वोल्ट्स में आ जाएगा। ये तो एनर्जी थी, ये वोल्ट्स में आ गया। ठीक है, अब नाउ ई सेल, ये पोटेंशियल हमें उस सेल से ऑब्टेन करना है। ठीक है, जिसमें ये चीज़ वेरिएबल है, ये फिक्स है, मतलब इसका ई सेल ERP हम 0.22 लेके प्रोसीड करते हैं। चलो, ई सेल यानी 0.42 इज इक्वल टू EOP प्लस ERP की जगह बच्चों 0.22 लिख दूं। ठीक है, तो दिस कम्स आउट एज 0.2 इज इक्वल टू EOP, और EOP हाइड्रोजन का हाफ सेल है। ठीक है, चलो, जिसका E0 OP वी ऑल नो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है। तो 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग H प्लस होल स्क्वायर। बच्चों मैंने नर्स इक्वेशन लगाई है इस इक्वेशन पे, ये देखो, अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको बाहर ले, ये काट दे, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ। 0.059 इंटू pH ले ले इसको, अगर ये 1 गिवन है, लेट्स चेक कि ये 1 ही है। ठीक है, ये 1 बार है। 0.059 इंटू pH तो 0.2, सो pH शुड बी 0.2 अपॉन 0.059। देखें कुछ उसने बोला हो 0.059 की जगह कुछ और लेने को। अच्छा, 0.06 बोला है। पता है ना, वी ऑल नो कि भाई ये 2.303 RT/Fe तो होता है ना 0.059, तो उसको उसने कहा 0.06 लो। चलो, तो लेट्स टेक इट एज 0.06, सो इट विल बी 20/6, that is 10/3, so which comes out as 3.33. let's check the answer. so answer is 3.33. समझ में आया बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन है ना? और राउंड ऑफ करके आप आंसर 3 रिपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।